बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दें, सीएम योगी को केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की चिट्ठी। इंटरव्यू वाली भर्तियों को लेकर चिट्ठी लिखी है। ओबीसी एससी एसटी से भेदभाव हो रहा है, अनुप्रिया की तरफ से ये कहा गया है लेटर के माध्यम से। ओबीसी एससी एसटी को अयोग्य बताया जा रहा है, पदों को अनारक्षित घोषित किया जा रहा है, ये उनकी तरफ से कहा गया। संकेत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संकेत, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल भारतीय जनता वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा गया है और उसमें अनुप्रिया पटेल ने ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और जाहिर सी बात है उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि नौकरियों में साक्षात्कार पर जो आधारित नियुक्ति को लेकर उन्होंने पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार आधारित पदों पर चयन नहीं होने को लेकर इस पूरे मामले में एक पत्र लिखा है। इसमें अनुप्रिया पटेल ने अपने पत्र में सीधे तौर पर कहा कि इन पदों पर पिछड़े और अनुसूचित जाति से जुड़े अभ्यर्थियों को जो सीधे तौर पर घोषित या चयन नहीं किया जाता है, उन पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित करने का अनुरोध अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किया है। दरअसल अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो सांसद भी हैं, और जाहिर सी बात है ओबीसी की राजनीति करती हैं, बड़ी नेता उत्तर प्रदेश की मानी जाती हैं, और उनका ये पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया है। 27 जून को उन्होंने ये पत्र लिखा है। केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, और सीधे तौर पर इस पत्र में उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा है कि ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षित करने का अनुरोध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल, देखना महत्वपूर्ण होगा आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एमएलए बेदी राम के वीडियो की जांच शुरू हो गई है, सूत्र ये बता रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी है और गाजीपुर पुलिस ये जांच कर रही है वीडियो की। वीडियो में नौकरी दिलाने की बात हो रही है। जखनिया सीट से एसबी-एसपी से एमएलए हैं बेदी राम। मऊ में एसबी-एसपी के बागी नेता महेंद्र राजभर ने ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम पर पेपर लीक मामले में बड़ा आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम पर कार्रवाई और जांच की मांग की है। साथ ही राजभर के मंत्री बेटे की जांच की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। एक दो मामले हो तो हो, 9 मामले जो व्यक्ति जेल गया हो, और हम तो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को ये कहना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक संदेश भिजवाना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे विधायक के ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक को जेल जाना चाहिए, राजभर इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पदमुक्त करना चाहिए। जांच इस बात का लेकर के होना चाहिए, जो बड़े बड़े उन लोगों का बोल है, बड़बोल नेता हैं, इस चीज़ की जांच होनी चाहिए, ये हम लोग मांग करते हैं। और लखनऊ में आज सीएम आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग हुई। बैठक में सीएम योगी, भूपेन्द्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल मौजूद रहे। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। मीटिंग में आगामी चुनावों को लेकर रणनीति तैयार की गई। कोर कमेटी की बैठक में एमएलसी की एक सीट को लेकर उम्मीदवार पर मंथन हुआ। साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। सीएम आवास पर चल रही कोर कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया गया। जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी की एक सीट खाली है, उस एक सीट पर नामों का पैनल तैयार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 20 नामों का यह पैनल तैयार किया गया है और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में चर्चा की गई है, और उस पैनल का जो नाम तैयार किए गए हैं, नामों के पूरे पैनल को अब केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा। इसके अलावा इस कोर कमेटी की बैठक में आगामी रणनीति पर भी मंथन किया गया। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इस पर भी आज की कोर कमेटी में मंथन किया गया, और जो भारतीय जनता पार्टी की अब आगे रणनीति होगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम ने चर्चा की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मिलकर कि किस रणनीति से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काम करना है। कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और न्यूज़ 18 के पास यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी है। प्रदेश नेतृत्व को समीक्षा रिपोर्ट सौंपी जा रही है और इस बार
विधानसभा चुनाव में बीजेपी 100 विधायकों का टिकट काटने जा रही है। 2027 में भितरघाती विधायकों पर एक्शन देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कई विधायकों की निष्क्रियता देखने को मिली थी। ऐसे में विधायकों को ब्यौरा तैयार कर लिया गया है उनका। बीजेपी की स्पेशल टीम ने समीक्षा के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो ये बड़ी और एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। न्यूज 18 के पास यूपी बीजेपी की समीक्षा रिपोर्ट से जुड़ी ये जानकारी है। और सहारनपुर से बीजेपी प्रत्याशी रहे राघव लखनपाल शर्मा ने हार के बाद स्थानीय नेताओं पर भितरघात के आरोप लगाए हैं। राघव लखनपाल शर्मा का वीडियो सामने आ चुका है। इसमें उन्होंने कहा कि आस्तीन में छिपे सांपों को पहचानना बहुत जरूरी है। सर्व समाज का हमें आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला। 4,85,000 के आसपास वोट मिला। जब सब देते हैं वोट तभी मिलता है इतना वोट। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऐसे जयचंद और ऐसे आस्तीन के सांपों को भी पहचानना जरूरी है, जो अंदर घर में रहकर ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। ब्राह्मण त्यागी एकता को बनाते हुए समाज को आगे ले जाने का काम करना है। संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज के लिए सेवा करनी है। इतनी मेरी शुभकामना। समाजवादी पार्टी विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है और पार्टी अवधेश प्रसाद के बेटे को मिल्कीपुर से टिकट दे सकती है। और वहीं लालजी वर्मा की बेटी को भी टिकट देने की तैयारी हो रही है। लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को कटेहरी सीट से टिकट मिल सकता है। वहीं अमरनाथ मौर्य को एसपी फूलपुर से प्रत्याशी बना सकती है। मैनपुरी की करहल सीट से तेज प्रताप को टिकट मिल सकता है। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव को जीतने की तैयारी में जुट गई है, जिसके तहत समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ यानी कांग्रेस के साथ पीडीए फार्मूले के तहत अपने उम्मीदवारों के नाम का जल्द से जल्द ऐलान कर सकती है। जिसके तहत बीते दिनों हुए लोकसभा चुनाव में 9 विधायक चुनकर संसद गए हैं, जिसके चलते उनकी 9 सीटें खाली हुई हैं और कानपुर के सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी को हुई सजा के बाद उनकी सीट खाली हुई है। यानी कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में करहल से जहां समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बना सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अंबेडकर नगर के कटहरी से सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और अयोध्या से सांसद बने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत कुमार को मिल्कीपुर विधानसभा सीट से उतारा जा सकता है। साथ ही साथ 10 जो सीटें थी उनमें से 5 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, 4 पर बीजेपी की जीत हुई थी और 1 आरएलडी के पास थी। ऐसे में कांग्रेस भी ये चाहती है कि उसको भी इन 10 सीटों में से कुछ सीटें मिले। तो अब देखना ये होगा कि लखनऊ में अखिलेश यादव की बधाई वाली होर्डिंग लगाई गई और इस होर्डिंग में अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताया गया है। पोस्टर में लिखा है सबके अखिलेश, भावी प्रधानमंत्री अखिलेश। ये देखिए, हम आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। एसपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाया है। अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का जन्मदिन है, लेकिन उससे पहले देखिए कैसे उनको बधाई दी गई है। देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी, ये इस होर्डिंग में लिखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे। नीट पेपर लीक मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया है। सबसे पहले राहुल गांधी ने सदन में नीट पर चर्चा की मांग की। इसका पूरे विपक्ष ने समर्थन किया। इस दौरान सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे की वजह से सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा से स्टार्ट हुई और विपक्ष ने हंगामा किया। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार यानी कि 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें, आप सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन नीट परीक्षा और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के साथ बहस करना चाहता है। Parliament, of course, as you saw, I wasn't allowed to speak. This is an issue that has affected 2 crore students. 70 times in 7 years, papers have been leaked. Prime Minister of India, who in fact should be leading the discussion and should be telling us about his opinion and should be telling us about what he is going to do, simply doesn't want to debate. We are ready for a debate. We want to debate, and we don't want to fight with the government. We want to place our views on the table. और नीट पेपर लीक के तार वाराणसी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच कराई सीबीआई के रडार पर 2021 के कुछ आरोपी हैं। आरोपी से पूछताछ सीबीआई कर सकती है। 2021 में नीट में फर्जीवाड़े की कोशिश की गई थी। गिरोह में 33 आरोपियों के नाम सामने आए थे। 2021 में सारनाथ थाने में केस दर्ज किया गया था। और प्रदेश भर में अतिक्रमण और अपराधियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और आज भी आगरा, मेरठ, बुरेली में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। उसकी 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कई जगहों पर अपराधियों की संपत्ति कुर्क की गई। आगरा में पुरातत्व विभाग की करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। मेरठ में अवैध कॉलोनी और एक अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ध्वस्त किया गया। बरेली में फायरिंग के आरोपी आदित्य उपाध्याय का आलिशान रिजॉर्ट जमींदोज कर दिया गया है। और आगरा में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला है। पुरातत्व विभाग की जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया है। थाना एतमादपुर क्षेत्र के बुढ़िया के ताल पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था। पहले प्रशासन ने नोटिस दिया, लेकिन जवाब नहीं मिलने पर अब ये कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण को हटाने के दौरान आरोपियों की पुलिस के साथ बहस भी देखने को मिली थी। 1 तारीख तक आप नहीं देंगे भाई, डेली थोड़ी ना आएंगे हम यहाँ पे। और मेरठ में अवैध कॉलोनी के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने अभियान चला है। आज एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन पर अवैध कॉलोनी पर गरजता नजर आया है। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में 15,000 वर्ग मीटर की अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। इतना ही नहीं, एक अवैध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को भी ध्वस्त किया गया है। खबर बरेली से, फायरिंग के आरोपियों पर एक्शन लगातार जारी है। आज एक और आरोपी की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोपी आदित्य उपाध्याय का रिजॉर्ट ध्वस्त किया गया है। ईडीए ने ध्वस्त किया है सांवरिया रिजॉर्ट। 22 जून को इज्जतनगर में हुई थी फायरिंग। प्लॉट कब्जे के दौरान फायरिंग हुई थी। बरेली के इज्जतनगर में 22 जून को हुई फायरिंग के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक के बाद एक कार्रवाइयां। प्लॉट पर कब्जे के दौरान फायरिंग के आरोपी आदित्य उपाध्याय के आलिशान रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला है। राजीव राणा के बाद अब आदित्य उपाध्याय की संपत्ति ध्वस्त की गई है। आदित्य उपाध्याय के सांवरिया रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया। इस रिजॉर्ट को ध्वस्त करने का आदेश अक्टूबर 2021 में ही हो गया था, लेकिन बीडीए ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया था। अब जब एक और मामला हाईलाइट हुआ है तो पुलिस और बरेली विकास प्राधिकरण ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। प्लॉट पर कब्जे के दौरान फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी राजीव राणा की संपत्ति पर कल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। इसके बाद आज एक और आरोपी आदित्य उपाध्याय के सांवरिया रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया। उसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।
और बुलंदशहर में भी अपराधी के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। गैंगस्टर प्रेम सिंह की करीब 50 लाख की चल अचल संपत्ति कुर्की गई। प्रेम सिंह पर हथियारों की तस्करी समेत 10 संगीन केसेस दर्ज हैं और इन काले कारोबारों से प्रेम ने करोड़ों की संपत्ति हासिल की है। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव मुड़ाखेड़ा में आज सीओ और एसडीएम की मौजूदगी में कुर्की की कार्रवाई की गई है। मेरठ के हस्तिनापुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद एक पक्ष के लोगों ने आरोपी के घर पर पथराव किया, जमकर तोड़फोड़ भी की। सूचना पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची है। एसएसपी भी मौके पर पहुंची। गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। फिलहाल आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। और आजमगढ़ में कार लूट का मामला सामने आया है। ड्राइवर से कार, कैश और मोबाइल लूटकर बदमाश फरार हो गए। सभी बदमाश चंदौली के मुगलसराय से टैक्सी बुक करके आजमगढ़ आए थे और आजमगढ़ जिले में एंट्री करते ही कार ड्राइवर को मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के सोफीपुर गांव के पास घटना को अंजाम दिया गया है। और हापुड़ पुलिस ने 8 दिन पहले देहात इलाके में हुई कार से बैग चोरी की वारदात का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। बैग से 9,16,000 रुपए कैश भी बरामद किए हैं। बदमाशों ने करीब 3 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी स्टूडेंट हैं। शौक पूरा करने के लिए तीनों ने चोरी का रास्ता अपनाया था। तीनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और शाहजहांपुर में बाइक के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी भाई फरार हो गया। छोटा भाई 8 दिन पहले नासिक से लौटकर घर आया था। उसने अपनी बाइक की हालत देखकर बड़े भाई से विरोध जताया था। इसके बाद दोनों के बीच विवाद हुआ और आज बड़े भाई ने हत्या कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। और मेरठ में गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के नाम पर रंगदारी मांगी गई है, जिसकी शिकायत आज पीड़ितों ने एसएसपी ऑफिस की है। पीड़ितों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। पीड़ितों के मुताबिक पिछले 3 साल से रंगदारी मांगते आ रहे हैं। ये मामले में पुलिस ने अब तक 5 गिरफ्तारियां कर ली हैं, जबकि 7 आरोपी फरार हैं। पीड़ित परिवार टीपी नगर क्षेत्र के बैरीपुरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बदन सिंह बद्दो है कौन, जिसके नाम पर रंगदारी मांगी गई है, ये भी आपको बता देते हैं। वेस्ट यूपी का एक कुख्यात बदमाश है बद्दो, जिसका नाम है। 47 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं इस पर। 2019 में मेरठ पुलिस की कस्टडी से ये फरार हो गया था। यूपी सरकार ने 5 लाख का इनाम भी रखा है। मौजूदा वक्त की बात करें तो मौजूदा वक्त में विदेश में इसके होने की खबर मिल रही है। लगातार पुलिस बद्दो की तलाश में जुटी हुई है। हमारे मोहल्ले में जी गोल्डी है, काटी है, लड्डू है और ये लोग परेशान करते हैं। बद्दो के गुर्गे हैं ये और जी हमें रात दिन बहुत तंग करते हैं और आए दिन पूरे मोहल्ले में इन लोगों ने दहशत फैला रखी है। और अभी हमारे घर पे गोली भी चलाई इन लोगों ने और हम बहुत लोग परेशान हैं। मोहल्ला छोड़ के जाने के लिए तैयार हैं। देखिए, थाना टीपी नगर में बेरीपुरा एरिया पड़ता है, जहाँ पे 1 जून को गोल्डी नाम के व्यक्ति जो जेल से रिहा हुआ था, उसके द्वारा फायरिंग की गई थी। इसमें शोषण धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था तथा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें अभी 10 लोगों के और नाम प्रकाश में हैं, जिनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसमें अग्रिम की कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर पुलिस ने चाचा की हत्या के आरोपी भतीजे समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। कल भतीजे ने जमीन के विवाद में चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से फरार चल रहे थे। पुलिस ने 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया है। तमंचे और तमाम चीजें बरामद कर ली हैं। हरदोई में शव से गहने लूटने के मामले में 4 सदस्यीय टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट मिलने के बाद सीएमओ ने अब तक 3 आउटसोर्स कर्मियों को बर्खास्त कर दिया है। 2 पर एफआईआर दर्ज करा दी है। सीएमओ ने 2 फार्मासिस्टों को भी हटा दिया है, जबकि 1 अन्य कर्मचारी को बर्खास्त किया है। सीएमओ की कार्रवाई के बाद आरोपी वार्ड बॉय रूपेश पटेल ने वीडियो जारी कर खुद को निर्दोष बताया। कहा कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई
तो वो सुसाइड कर लेगा। विगत दिनों सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके द्वारा 100 से ज्वेलरी निकालकर बेचने का मामला प्रकाश में आया था। उपरोक्त मामलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा 4 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया विधिक कार्रवाई का मामला पाया गया, जिसमें आज डॉक्टर पंकज मिश्रा द्वारा तहरीर दी गई। उसमें 2 लोग विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आगरा में हत्या के प्रयास के 2 आरोपी को पुलिस ने एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना खंदौली क्षेत्र के मलूपुर गांव का बताया जा रहा है और 2 दिन पहले गांव में ही बाइक सवार 2 युवकों ने एक गनमैन को गोली मार दी थी। गोली कमर में लगी थी। इसके बाद से पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई थी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और प्रयागराज में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित मिश्रा के साथ मारपीट हुई है। ममफोर्डगंज इलाके में दबंगों ने रोहित मिश्रा के साथ मारपीट की। मारपीट पे रोहित मिश्रा को चोटें आई हैं। आरोपी दबंगों के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। केस दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। और आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक दंपति का फांसी से लटकता शव मिला है। मामला थाना खेड़ा राठौर के नड़ेगावा गांव की है। आत्महत्या की वजह घरेलू कलह है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। और बागपत की खेकड़ा थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों ने 3 दिन पहले काठा गांव में 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया था और मौके से फायरिंग करते हुए फरार हो गए थे। आज पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घेराबंदी कर दोनों को अरेस्ट कर लिया है। दोनों के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के कब्जे से तमंचा और बाइक बरामद कर ली गई है। और अब बात आफत की बारिश की। दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से निजात दी है, वहीं पर मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को भी बढ़ा दिया है। जल जमाव के कारण कई जगह गाड़ियां फंसी हुई नजर आई हैं। तो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली। दिल्ली में जल जमाव ने तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। तो दिल्ली और नोएडा में भारी बारिश हुई है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में भी पानी जमा हो गया है। कुछ वैसे हालात ही दिल्ली से सटे नोएडा के भी हैं। सेक्टर 62 में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। और महाराजगंज में भी बारिश के चलते एक मकान भरभरा कर गिर गया। गोरखपुर सोनौली हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि रोड चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा तोड़ दिया गया था। बारिश के बाद ये मकान अपने आप भरभरा कर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मकान गिरने का वीडियो सामने आ चुका है। और साथ ही साथ गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लेकिन सड़कों पर पानी भरने से लोगों की समस्याएं भी बढ़ती नजर आई हैं। सड़कों पर गाड़ियों के टायर आधे डूबे नजर आए। ये देखिए, भीषण यहाँ पर पानी भरा हुआ है। जल जमाव की स्थिति, मूसलाधार बारिश से सड़कें जलमग्न। वाटर लॉगिंग की समस्या का सामना अक्सर दिल्ली एनसीआर को करना पड़ता है और वैसी ही अमूमन कुछ तस्वीरें इस साल थी।